हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राइट नाउ हम जो है वो क्लास 12th का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का जो टर्म 2 का सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं। और स्टार्टिंग जो है वो हमने कंप्यूटर साइंस से की है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दोनों ही सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है, बट डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर साइंस में जो है वो आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने 11th में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो उनका 12th में ही जो है ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो उन्हें बिल्कुल बिगनिंग से इसे स्टडी करना है। बट जो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 11th क्लास में भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है, तो उनके जो बिगनिंग के का कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एसक्यूएल की क्वेरीज हैं, वो सारी वो 11th क्लास में कवर कर चुके हैं। ऑल्दो जो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर 11th में अच्छे से स्टडी नहीं किया है या फिर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हैं, तो उन्हें पहले उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है उसमें आपकी क्वेरीज जो आएंगी वो आपके सिलेबस से ही होंगी, लेकिन उन क्वेरीज को फुलफिल करने के लिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो आप कभी भी अपनी क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। और कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनका तो स्टार्ट ही 12th में हो रहा है। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर मैंने ओपन किया हुआ है ये कंप्यूटर साइंस का आपका क्लास 12th का सिलेबस है, जो डाटाबेस का आपका सारा इंक्लूडेड है। सबसे पहले आपको डाटाबेस के कॉन्सेप्ट्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी नीड्स पढ़नी है। उसके बाद रिलेशनल डाटा मॉडल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, ये सब कुछ स्टडी करना है। हर तरह की कीज स्टडी करनी है, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कैंडिडेट की। और उसके बाद जो है एसक्यूएल लैंग्वेज में जितनी क्वेरीज होती हैं वो सारी जो है आपको स्टडी करनी है। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो एसक्यूएल के साथ स्टार्ट होगा जब हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले वाला जो ये पार्ट है ये सारा पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 20 मार्क्स का आने वाला है एग्ज़ाम में, जो कि एक बहुत ही लार्ज पोर्शन है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 35 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 20 मार्क्स का डाटाबेस मैनेजमेंट आएगा, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स आएगा, और 5 मार्क्स की आपकी जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होगी, जिसमें कि आपका स्टैक वगैरह इंक्लूडेड है। तो क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का सबसे लार्ज पोर्शन कवर कर रहा है, तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा। और जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके साथ साथ पूछते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो आपका ये चैप्टर 11 से स्टार्ट हो रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आगे के कई चैप्टर्स जो हैं वो इसी में कवर हो रहे हैं। 11, 12, 13 एंड 14 आई थिंक ये चारों चैप्टर्स जो हैं वो DBMS से ही रिलेटेड है। फर्स्ट जो 11th चैप्टर है ये आपका टोटली थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो कुछ नहीं है। इसमें आप डाटाबेस मैनेजमेंट की नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके पर्पस के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनल डाटा मॉडल जो है वो क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, लाइक एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटी, डिग्री, टपल, रिलेशन, ये सब कुछ क्या होते हैं, इन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। MySQL की हिस्ट्री, जो कि आपको रिक्वायर नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो आपका अपना इंटरेस्ट है अगर आप स्टडी करना चाहें तो। उसके बाद MySQL डाटा बेस सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, और फिर SQL की स्टार्टिंग जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है, बट कीज़ के बारे में कि जितनी भी हमारी प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, जितनी भी तरह की कीज़ होती हैं, और जो हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये 3 तरह की लैंग्वेज हमारी SQL में होती हैं, उन सब के बारे में भी हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ डाटाबेस सिस्टम इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। सबको ये चीज़ पता है कि डाटाबेस सिस्टम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, और उसका काम क्या होता है, सारे रिकॉर्ड्स को सेव करके रखना। जनरली डाटाबेस की एक कॉमन डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आप शॉर्ट टर्म में या किसी टेक्निकलिटी में ना जाएं तो डाटाबेस की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ डाटा। द कलेक्शन ऑफ डाटा यूजुअली रेफर्ड टू एज डाटाबेस
contain information about one particular enterprise। तो ये एक मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि एक डाटाबेस जो है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज, एक पर्टिकुलर कंपनी से ही रिलेट करती है। कभी भी डाटाबेस में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीपल एंटरप्राइजेस का डाटा जो है वो स्टोर करके नहीं रखा जाता। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एंटरप्राइज का अपना खुद का एक डाटाबेस होता है। It maintains any information that may be necessary to the decision-making process involved in the management of that organization। उस organization के management में जितने भी decision making processes होते हैं, उन processes में हमें जिस information की ज़रूरत पड़ सकती है वो सारी information जो है वो database में maintain करके रखी जाती है। A database may also be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple applications। डाटाबेस को हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि डाटाबेस जो है वो इंटररिलेटेड डाटा की कलेक्शन है जिसे एक साथ स्टोर करके रखा जाता है ताकि बहुत सारी एप्लीकेशंस को सर्व किया जा सके। हमें अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फाइल को एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़े, सारा का सारा डाटा जो है वो हमें एक ही जगह पे स्टोर्ड मिल जाए। द डाटा इज सच स्टोर्ड so that it is independent of program which uses the data। डाटाबेस में डाटा को इस तरह से स्टोर किया जाता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोग्राम जो है उस डाटा को यूज़ कर रहा है। A common and controlled approach is used in adding new data and in modifying and retrieving existing data within the database। डाटाबेस में हमें डाटा को कैसे ऐड करना है, उसमें जो स्टोर्ड डाटा है उसे कैसे मॉडिफाई करना है या वहाँ से कैसे डाटा को रिट्रीव करना है, उसके लिए एक कॉमन अप्रोच जो है वो फॉलो की जाती है और वो सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है। The data is structured so as to provide foundation for future application development। जो डाटा है वो इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि फ्यूचर में जो एप्लीकेशंस डेवलप होने वाली हैं वो उनके लिए भी जो है यूज़फुल प्रूव हो। The intention of database is that the same collection of data should serve as many applications as possible। जो डाटाबेस की मेन इंटेंशन होती है, जिस पर्पस के लिए हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, वो ये होती है कि हम एक ही कलेक्शन डाटा की एक ही कलेक्शन से ज़्यादा एप्लीकेशंस को जो है डाटा सर्व कर सकें। Hence a database is often conceived of as the repository of information needed for running certain functions in a corporation or organization। तो डाटाबेस जो है वो इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी होता है जो कि हमें किसके लिए नीडेड होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कॉरपोरेशन के फंक्शंस को रन करने के लिए। Such a database would permit not only the retrieval of data but also the continuous modification of data needed for control of operation। और इस तरीके के जो डाटाबेस होते हैं, हम उन डाटाबेसेस से सिर्फ डाटा रिट्रीव नहीं कर सकते, रिट्रीव का मतलब होता है वहाँ से डाटा को यूज़ करना, बल्कि उस डाटाबेस में जो डाटा स्टोर है हम उसे कॉन्टीन्यूसली मॉडिफाई भी कर सकते हैं ताकि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है डाटा हमें प्रोवाइड करता रहे। क्योंकि जैसे जैसे नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कई बार नया डाटा ऐड होता जाता है या पुराना डाटा अपडेट होता जाता है, तो उस डाटा की कॉन्टीन्यूस मॉडिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इट मे बी पॉसिबल टू सर्च द डाटाबेस टू ऑब्टेन आंसर टू क्वेरीज और इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग पर्पस। जो डाटाबेस है उसमें हम डाटा को किस किस पर्पस के लिए सर्च कर सकते हैं। कई बार हमें कुछ प्लानिंग करनी होती है, कुछ क्वेरीज़ को सॉल्व करना होता है, हमें क्वेरीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके आंसर्स चाहिए होते हैं, तो इन सभी पर्पसेस के लिए जो है वो हम डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये डाटाबेस की एक डेफिनेशन दी गई है शॉर्ट फॉर्म में। अ डाटाबेस मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा
stored together to serve multiple application। तो यहाँ पे आपको ये पूरा जो है एक समराइज करके डाटाबेस की डेफिनेशन दे दी है कि डाटाबेस जो है वो कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डाटा की, जिसे एक साथ स्टोर करके रखा जाता है ताकि मल्टीपल एप्लीकेशंस को सर्व किया जा सके। अब ये तो था डाटाबेस का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि उसका पर्पस जो है वो क्या होता है। A database system should be a repository of the data needed for an organization's data processing। तो ये हमने समझ ही लिया है कि डाटाबेस जो है, रिपोजिटरी का मतलब भी स्टोरेज होता है, कि डाटाबेस जो है वो एक रिपोजिटरी है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा प्रोसेसिंग के लिए नीडेड हो। The data should be accurate, private and protected from the damage। डाटा जो वहाँ पे स्टोर्ड है उस रिपोजिटरी में, वो डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए और वो डाटा जो है किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो डैट डाइवर्स एप्लीकेशंस विद डिफरेंट डाटा रिक्वायरमेंट कैन एम्प्लॉय द डाटा। जो डाटाबेस है उसके अंदर हमारा डाटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि हम डाइवर्स एप्लीकेशन यानी कि अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस जिनकी अलग अलग टाइप की डाटा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उन सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें, हम उन्हें डाटा सर्व कर सकें। डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड different end users will have different views of the data which must be derived from a common overall data structure। जितने भी अलग अलग तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जितने भी हमारे अलग अलग एंड यूज़र्स होते हैं, सबका जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सबको डाटा जो है वो अलग अलग तरह के फॉर्मेट में चाहिए होता है, सबके अलग अलग जो हैं वो व्यूज़ होते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें एक ही डाटाबेस से फुलफ़िल करनी होती हैं। तो इसलिए डाटा जो है वो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर करके रखना पड़ता है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है कि वो सारी एप्लीकेशंस को जो है वो फुलफ़िल कर सके। Their method of accessing or searching the data will differ। जो एंड यूज़र्स होते हैं या अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनके सर्चिंग मेथड्स, डाटा को एक्सेस करने के मेथड्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। द वेज इन विच द एंड यूज़र वांट टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग डाटा विल कॉन्स्टेंटली चेंज। और एंड यूज़र्स डाटा को जिस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं। एंड इन सम केसेस डिमांड फॉर न्यू यूजेस ऑफ डाटा विल अराइज रैपिडली एंड अर्जेंटली। और कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि डाटा के नए यूजेस की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी और अर्जेंटली आती है। द एक्सटेंट टू विच दीज डिमांड्स कैन बी सेटिस्फाइड डिटरमाइंस द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। और जिस स्पीड से हम इन डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं, उसी के बेसिस पे ये जज होता है कि हमारा डाटाबेस सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो एक डाटाबेस सिस्टम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूज़र्स को डाटा सर्व कर पाता है, जितनी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाता है, वो डाटाबेस सिस्टम उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होता है। In a typical file processing system, permanent records are stored in various files। जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था उसमें रिकॉर्ड्स जो हैं वो अलग अलग फाइल में सेव किए जाते थे, बट उन फाइल्स से डाटा को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता था। अ नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिटन टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम एंड रिकॉर्ड्स टू द एप्रोप्रिएट फाइल। अब डाटा जब फाइल्स में स्टोर होता था तो हमारे पास हर चीज़ के लिए अलग अलग फाइल होती थी। अगर आप एक स्कूल का ही एग्जाम्पल लें तो एक स्कूल में स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स के लिए अलग फ़ाइल होगी, टीचर्स के रिकॉर्ड के लिए अलग फ़ाइल होगी। अब जो एडमिन डिपार्टमेंट है उनके पास फाइल्स अलग होंगी, टीचर्स के पास अलग फ़ाइल होंगी उनके स्टूडेंट्स की, और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसकी फ़ाइल्स अलग होंगी। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग फ़ाइल्स होंगी। अब उन फाइल्स में डाटा को ऐड करना और उन फाइल्स से डाटा को रिट्रीव करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखने पड़ते थे, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क बन जाती थी। बट दिस स्कीम हैज़ अ नंबर ऑफ मेजर लिमिटेशंस।
तो फाइल सिस्टम की यहाँ पर आपको बताया गया है कि उस फाइल सिस्टम की जो है बहुत सारी लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस होती थी। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती थी, जैसे कि डाटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा इनकंसिस्टेंसी यानी कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया स्कूल का, अगर हम उसे ही कंसीडर करें, अब एक स्टूडेंट की जो डिटेल है वो एडमिन डिपार्टमेंट के पास भी होंगी कि स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, उसके मदर फादर का नाम, उनका फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स जो है एडमिन डिपार्टमेंट के पास होंगी, क्योंकि उन्हें ट्रैक रखना है कि बच्चे की फ़ीस जो है वो आई है या नहीं, किस मंथ की आई है, किस मंथ की नहीं आई है। बट सेम टाइम पे स्टूडेंट की वही सारी डिटेल्स, स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसके मदर फादर का नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर जो है वो टीचर के पास भी होगा, क्योंकि क्लास टीचर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी ज़रूरी होती है। अब डाटा सेम ही है, एक स्टूडेंट की ही इन्फॉर्मेशन है सारी, बट वो दो अलग अलग जगह फाइल्स में स्टोर है, तो इसे कहते हैं डाटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। सेम डाटा जो है वो दो अलग अलग फाइल्स में स्टोर है। नेक्स्ट वन इज डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है कि हमारे पास डाटा की मल्टीपल कॉपीज हैं बट वो कॉपीज आपस में मैच नहीं कर रही, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा बट नॉट मैचिंग विद वन अनदर। इसे अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझो तो एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने अपना फ़ोन नंबर अपडेट करवाया। अब स्टूडेंट ने अपना फ़ोन नंबर अपनी क्लास टीचर को अपडेट करवा दिया, बट वो एडमिन डिपार्टमेंट में अपडेट करवाना भूल गया, तो स्टूडेंट का रोल नंबर है तो दो जगह, लेकिन दोनों जगह जो है वो अलग अलग है, तो ये होता है डाटा इनकंसिस्टेंसी। अनशेयरेबल डाटा यानी कि डाटा को आप शेयर नहीं कर सकते फाइल सिस्टम में। अनस्टैंडर्डाइज्ड डाटा, डाटा का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, हर फाइल में जो है अलग अलग फॉर्मेट में डाटा स्टोर्ड होता है। इनसिक्योर होता है डाटा, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। कई बार डाटा जो है वो इनकरेक्ट भी होता है, और ऐसी ही और भी कई सारी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हमें फाइल सिस्टम में फेस करनी पड़ती हैं। A database management system is answer to all these problems as it provides a centralized control of the data, thereby minimizing these problems in the database. डाटाबेस सिस्टम के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हम ये नहीं कहते कि ख़त्म हो जाती हैं, बट इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है मिनिमाइज कर दिया जाता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट तक। सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें डाटाबेस में भी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते, वो थोड़ी बहुत जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, बट फिर भी क्योंकि डाटाबेस सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, डाटा जो है सेंट्रली स्टोर्ड होता है, तो वहाँ पे डाटा रिडंडेंसी और डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस नहीं करनी पड़ती। डाटा एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में स्टोर होता है, सेम फॉर्मेट में डाटा हर जगह एग्जिस्ट करता है। डाटा सिक्योरिटी की कोई इशू हमें डाटाबेस में फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये तो था हमारा डाटाबेस के बारे में। अब हम देखते हैं कि रिलेशनल डाटाबेस मॉडल जो है वो क्या होता है। डाटाबेस के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, नेटवर्किंग मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल होता है, रिलेशनल मॉडल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल मॉडल है, तो इसलिए हम बाकी सारे डाटाबेस मॉडल्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। इन रिलेशनल डाटा मॉडल द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। जो रिलेशनल डाटा मॉडल है उसमें डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि डाटा जो है वो रो और कॉलम्स में सेव्ड होता है। दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस, और इन टेबल्स को जो है वो क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। Since a table is a collection of relationships, it is generally referred to using the mathematical term relation from which the relational data model derives its name. अब इस डाटाबेस मॉडल का नाम जो है वो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल क्यों बना, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो रो और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और एक रो जो है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक रो में आपके स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, उसका मदर फादर एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ स्टोर है। नेक्स्ट रो में आपने सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मदर फादर नेम, एड्रेस स्टोर किया है। तो यानी कि एक रो में जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी आपस में रिलेटेड हैं, यानी कि एक रो जो है वो एक रिलेशन शो करती है, और इसी तरीके से उस टेबल में जितनी भी रोज हैं वो सारी अलग अलग रिलेशन है, यानी कि टेबल जो है वो रिलेशनशिप
ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है और इसीलिए टेबल को जो है वो रिलेशन कहा जाता है, जहाँ से इस डाटाबेस मॉडल का नाम जो है वो डेराइव हुआ है और इसका नाम क्या पड़ा, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। Let us see how a simple database can be represented in relational form. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया गया है कि जो रिलेशनल डाटाबेस है वो कैसे लगता है। A sample database being shown here has 3 tables: supplier, items and shipment. यहाँ पे आपको 3 tables दी गई हैं। फर्स्ट वन इज supplier, जिसमें कॉलम्स क्या क्या हैं, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, उसका स्टेटस और सिटी। सेकेंड टेबल इज आइटम, इसमें कॉलम्स हमारे कौन कौन से होंगे, आइटम नंबर, आइटम नेम और उसका प्राइस। थर्ड वन इज शिपमेंट, यहाँ पे हमारा सप्लायर का नंबर होगा और आइटम नंबर होगा और क्वांटिटी सप्लाइड होगी। ये तीनों टेबल्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। एक टेबल में हमने सप्लायर की इंफॉर्मेशन सेव की है कि उसका नंबर क्या है, नेम क्या है, स्टेटस और सिटी। एक टेबल में हमने आइटम्स की डिटेल जो है वो सेव की है कि नंबर क्या है आइटम का, उसका नाम क्या है और उसका प्राइस कितना है। और थर्ड जो टेबल है उसमें हमने शिपमेंट के बारे में डिटेल स्टोर की है कि एक सप्लायर ने कौन सी आइटम और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई की है। Each of these 3 tables closely resembles a conventional sequential file. जो ये तीनों टेबल हैं ये आपकी किससे रिजेंबल कर रही हैं, सीक्वेंशियल फाइल से, कि एक टेबल जो है वो एक फाइल की तरह एक्ट कर रही है। जनरली अगर ये फाइल सिस्टम होता तो यहाँ पे एक टेबल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक फाइल में स्टोर होती। With rows of the table corresponds to the records of the file and columns corresponding to the फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड। यहाँ पे जो टेबल्स हैं वो फाइल की तरह हैं और टेबल्स के जो रिकॉर्ड हैं वो टेबल में जितनी रोज हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगी, फाइल के रिकॉर्ड की तरह। कि एक टेबल में जितने रिकॉर्ड होंगे उस फाइल में एक टेबल में जितनी रोज होंगी उस फाइल में उतने ही रिकॉर्ड्स होते। Each of these table is actually a special case of the construct known in mathematics as a relation. More about relation and their characteristics we will लर्न अंडर सेक्शन 11.4। यहाँ पे आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, बट मैथ्स में आपने रिलेशन वाला टॉपिक जो है वो स्टडी किया है। और ऑल्दो आप इसे उस टॉपिक से कंपेयर ना भी करें, आपको इसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो ये टेबल्स हैं वो क्या है, एक रिलेशन की तरह होती हैं क्योंकि इनमें सारा डाटा जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। Rows of a relation are generally referred as tuples and columns are referred as attribute. Relational database model जो है उसमें हम rows को किस नाम से बुलाते हैं, tuples के नाम से, और जो हमारे columns होते हैं एक टेबल के उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, attributes। अब यहाँ पर आपको ये टेबल जो है, जो हमने अभी ऊपर 3 टेबल्स देखी थी, तो फर्स्ट टेबल है सप्लायर। इसमें यहाँ पे आपके पास ये सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस और सिटी है। ठीक है, यहाँ पर आपके ये जो हैं ये रोज़ हैं और ये वाले जो हैं आपके ये कॉलम हैं। तो ये जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, जितने भी हमारे कॉलम हैं। और जो रोज़ हैं उन रोज़ को हम कहते हैं टपल्स, यानी कि एक रो जो है उसे हम क्या कहेंगे, एक सिंगल टपल। और जब ये रोज़ और ये टपल्स और एट्रीब्यूट्स को मिला के हमारा क्या बन जाता है, एक पूरा रिलेशन बनता है। इसी तरीके से आइटम टेबल है, यहाँ पे आइटम नंबर्स, उनके नेम और उनके प्राइसेस हैं। और ये शिपमेंट देखिए, किस सप्लायर ने कौन सी आइटम नंबर की कितनी क्वांटिटी जो है सप्लाई की है, वो यहाँ पे शिपमेंट टेबल में जो है वो डिटेल स्टोर है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी शिपमेंट टेबल है वहाँ पे जो सप्लायर नंबर और आइटम नंबर है वो दोनों आइटम टेबल और सप्लायर टेबल से ही आ रहे हैं। सप्लायर नंबर देखिए, यहाँ पे हमारे पास सप्लायर नंबर कौन कौन से थे, S1, S2, S3, S4 एंड S5। ये 5 हमारे पास सप्लायर नंबर थे। और आइटम नंबर्स हमारे पास कितनी है, I1, I2, I3, I4, I5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो सप्लायर 1 जो है वो आइटम 2 की 10 क्वांटिटीज सप्लाई कर रहा है, सप्लायर 1 आइटम 3 की 20 क्वांटिटीज सप्लाई कर रहा है और सप्लायर 1 जो है आइटम 6 की 20 क्वांटिटीज। आप देख रहे हैं सप्लायर नंबर और आइटम नंबर जो है वो आपकी दोनों टेबल्स से मैच कर रहे हैं। सप्लायर 2 जो है वो
I4 की और I5 की क्वांटिटीज सप्लाई कर रहा है। सप्लायर 3 जो है वो फर्स्ट आइटम और 7th आइटम की क्वांटिटीज सप्लाई कर रहा है। सप्लायर 4 जो है वो 8th आइटम की और सप्लायर 5 जो है वो 9th आइटम की। सप्लायर नंबर में आप इस टेबल में कोई भी ऐसी एंट्री नहीं देखेंगे जो सप्लायर टेबल में नहीं है, और आइटम नंबर में आप यहाँ ऐसी कोई एंट्री नहीं देखेंगे जो आइटम टेबल में नहीं है, क्योंकि ये जो है वो रिलेटेड है। अब जो आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी शिपमेंट कैसे होगी, और जो सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता वो शिपमेंट कैसे करेगा। Notice that here each supplier has a unique supplier number, exactly one name, status, value and location. Likewise, we assume that each item has a unique item number, name and price, and also that at any given time no more than one shipment exists for a given supplier and item combination. Now we will study about the components of a table, कि एक टेबल में जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाइट। बाइट यहाँ पर जो है वो डाटा स्टोरेज की यूनिट होती है। एक बाइट जो है वो 8 बिट्स का ग्रुप होता है, और वन टाइम में 1 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमें 1 बाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज़ डाटा आइटम, यानी कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं जिसे हम रिलेशनल डाटा मॉडल में फील्ड बोलते हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर होती हैं उसे हम बोलते हैं डाटा आइटम। अ डाटा आइटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डाटा। डाटा आइटम जो है वो किसी भी रिलेशन की, किसी भी टेबल की जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स। अ डाटा आइटम रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ फील्ड और डाटा एलिमेंट। जो डाटा आइटम है वो कितने भी बिट्स या बाइट्स की हो सकती है, और डाटा आइटम जो है वो हमेशा एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, और इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड। Record is a named collection of data items which represent a complete unit of information. जो हमारी एक टपल होती है, एक रो होती है, जनरली हम उसे रिकॉर्ड बोलते हैं, और ये क्या है, एक नेम्ड कलेक्शन होती है सभी डाटा आइटम्स की, यानी कि जितना भी डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होता है। एक रो में जितना भी डाटा होता है वो हमेशा आपस में रिलेटेड होता है। तो जो डाटा आइटम्स की कलेक्शन होती है, रिलेटेड डाटा आइटम्स की कलेक्शन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। A table is a named collection of all occurrences of a given type of logical record. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी आ गई बाइट, फिर उसके बाद जो कॉलम्स जिसे हम फील्ड बोलते हैं और उसमें हमारी डाटा आइटम स्टोर होती हैं, सारे जो रिलेटेड वैल्यूज़ होती हैं उन सबको मिला के हमारी एक रो, एक टपल बनती है जिसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं, और सभी रिकॉर्ड्स को मिला के हमारी एक टेबल बनती है जिसे हम रिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल फिगर 11.2 एक्सप्लेन ऑल द अबव मेंशन्ड टर्म। यहाँ पे आपको ये एक एग्जाम्पल दिया गया है और डायग्राम के थ्रू आपको ऊपर मेंशन जितनी भी टर्म्स हैं वो सब समझाई गई हैं। ये मैंने आपको साइड बाय साइड बता भी दिया। फील्ड्स आर द कॉलम्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, की जो फील्ड होती है वो क्या होती है, कॉलम्स होते हैं जिनमें एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ये देखिए यहाँ सेल्समैन्स नंबर का जो कॉलम है उसमें सारे सिर्फ सेल्समैन्स नंबर्स ही स्टोर होंगे। फर्स्ट नेम यानी कि सेल्समैन का फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हर सेल्समैन का फर्स्ट नेम ही स्टोर होगा इस कॉलम में। यहाँ पे सेल्समैन के सरनेम स्टोर होंगे, यहाँ उनकी जितनी सेल हुई है वो स्टोर होगी, और यहाँ पे जितना उनका टारगेट था वो स्टोर होगा। तो एक कॉलम के अंदर एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमेशा। कभी भी टेबल में ऐसा नहीं होता कि ये कॉलम फर्स्ट नेम का है बट यहाँ पे किसी रो में हमने सेल्समैन का नंबर स्टोर कर दिया, किसी में फर्स्ट नेम स्टोर कर दिया, किसी में उसका सरनेम, किसी में टारगेट। अगर कॉलम हमारा फर्स्ट नेम है तो इसके अंडर हम सभी जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम की वैल्यूज़ ही यहाँ पे स्टोर करेंगे। Records are the rows representing one complete unit of information, logically related information. रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारी रो होती है जो कि सारा डाटा जो है आपस में रिलेटेड होता है। अब ये एक रो में जितना भी हमारा डाटा है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब आपस में रिलेटेड हैं। ये सेल्समैन का नंबर है, यहाँ पे ये उसी सेल्समैन का फर्स्ट नेम है, उसी का सरनेम है, जितनी उसने सेल्स अचीव की है वो है, और जो उसका टारगेट था वो। सेकेंड रो में सेकेंड सेल्समैन की सारी इन्फॉर्मेशन है, थर्ड रो में थर्ड सेल्समैन की। तो एक रो में जो है वो सारा का सारा
एक ही सेल्समैन का डाटा है, तो यानी कि जो डाटा रिलेटेड है वो सारा एक रिकॉर्ड में, एक रो में हमारा स्टोर्ड होता है। अ लॉजिकल रिकॉर्ड कंटेन कंटेंट ऑफ ऑल द फील्ड। नेक्स्ट वन इज टेबल इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड। तो जितनी भी ये रिकॉर्ड्स हैं, जितनी हमारी रोज हैं, उन सबको मिला के जो है वो क्या बनता है, हमारी टेबल बनती है। इन अ टेबल ईच रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक वैल्यू। टेबल में जो हमारी रोज होती हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो किसी न किसी यूनिक वैल्यू के थ्रू आइडेंटिफाइड होते हैं। इन अ फील्ड ऑफ टेबल देयर आर यूनिक वैल्यूज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। टेबल में कोई ना कोई फील्ड हमारी ऐसी ज़रूर होती है जिसके अंदर सभी रिकॉर्ड्स में यूनिक वैल्यू हो। यानी कि ये जो टेबल है या फिर कोई भी हमारी टेबल हो, उसमें कोई ना कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिस कॉलम के अंदर सभी रोज़ में यूनिक वैल्यू हो। किसी भी रो में उस कॉलम की वैल्यू जो है वो उस कॉलम की में किसी भी रो में जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। उस कॉलम की हर रो में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। दिस यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, और उसी यूनिक वैल्यू की हेल्प से हम उस रो को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस इन फिगर 11.2 द फील्ड सेल्समैन्स नंबर हैज़ यूनिक वैल्यू फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, सो सेल्समैन्स नंबर इज द प्राइमरी की हेयर। जो यहाँ पे ये आपकी टेबल है, इसमें जो ये सेल्समैन्स नंबर आपको गिवन है, सेल्समैन्स नंबर जो है वो एक ऐसा कॉलम है जिसमें हर रो की यूनिक वैल्यू है। यानी कि कभी भी किसी भी दो सेल्समैन के सेम नंबर नहीं हो सकते। जैसे कभी भी स्टूडेंट्स के जो है सेम रोल नंबर नहीं होते। अगर आप पर्सन्स की डिटेल्स स्टोर कर रहे हो तो कभी भी उनके आधार कार्ड नंबर सेम नहीं हो सकते। वैसे ही सेल्समैन्स को जब नंबर एलोकेट होते हैं तो कभी भी दो सेल्समैन्स को सेम नंबर एलोकेट नहीं होता। इसलिए सेल्समैन एक ऐसी फील्ड है जो कि यूनिक रहेगी, और इसीलिए हर रो को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेल्समैन नंबर। और इसीलिए हम इस फील्ड को, इस कॉलम को क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। बाकी प्राइमरी की क्या होती है ये अभी आप आगे भी डिटेल में पढ़ोगे। इन अ टेबल देयर में बी मोर देन वन फील्ड हैविंग यूनिक वैल्यू। किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड्स भी ऐसी हो सकती हैं जिनमें यूनिक वैल्यू हो। यानी कि यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम ऐसा होगा कि हर रो में उसकी यूनिक वैल्यू हो। एक से ज़्यादा कॉलम्स भी आपके पास, एक से ज़्यादा फील्ड्स भी आपके पास ऐसी हो सकती हैं जिनकी हर रो में जो है वो यूनिक वैल्यू हो। अब यहाँ पे फील्ड वर्ड जो है वो हमारा कॉलम के लिए यूज़ होता है। बुक में आपको हर जगह फील्ड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं आपको बार बार कॉलम बोल के समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। रोज़, records and tuples, these three are the similar terms. Field, column and attribute, these three are the similar terms. तो field की जगह आप column भी यूज़ कर सकते हो, attribute भी यूज़ कर सकते हो, row की जगह आप record भी यूज़ कर सकते हो, tuple भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हर टेबल में एक ना एक कॉलम ऐसा ज़रूर होगा जिसकी हर रो में यूनिक वैल्यू हो, बट एक से ज़्यादा कॉलम्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी हर रो में यूनिक वैल्यू हो। जैसे मान लीजिए आप कुछ पर्सन्स का डाटा स्टोर कर रहे हैं, आपने उन पर्सन्स का आधार कार्ड नंबर भी स्टोर किया है, उनका पैन कार्ड नंबर भी स्टोर किया है, उनका नेम, सरनेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ स्टोर किया है। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो आधार कार्ड का कॉलम है उसमें भी हर रो में यूनिक वैल्यू होगी, क्योंकि कभी भी दो पर्सन्स का आधार कार्ड सेम नहीं हो सकता। जो पैन कार्ड नंबर है उसमें भी हर कॉलम में जो है, हर रो में जो है आपकी यूनिक वैल्यू होगी, क्योंकि पैन कार्ड नंबर भी कभी भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता। तो एक टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड्स भी ऐसी हो सकती हैं जिनकी हर रो में यूनिक वैल्यू हो, और उस केस में हम सिर्फ किसी एक को ही जो है प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है। अब अगर एक से ज़्यादा कॉलम ऐसे हैं जिनकी हर रो में यूनिक वैल्यू है तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनमें से किसी को भी प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। In such a case, only one of them is declared as primary key. The relational data model is based on a collection of tables. जो रिलेशनल डाटा मॉडल है वो क्या होता है, ऐसी ही टेबल्स की कलेक्शन होता है। यहाँ हमने सिर्फ एक टेबल का एग्जाम्पल देखा, पीछे हमने एक जो रिलेशनल डाटा मॉडल देखा था उसमें हमारे पास 3 टेबल्स थी, सप्लायर, आइटम एंड शिपमेंट। तो जो रिलेटेड टेबल्स होती हैं उन सब की कलेक्शन को हम रिलेशनल डाटा मॉडल बोलते हैं। The user of the relational database system may query these tables
इंसर्ट न्यू टपल्स, डिलीट टपल्स एंड मॉडिफाई टपल्स। जो यूज़र होते हैं वो इन डाटाबेसेस में टेबल्स से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, उनमें नई रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टपल्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोज़ हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग दीज ऑपरेशंस, और इन ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। टू सच लैंग्वेजेस आर रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज एंड रिलेशनल अलजेब्रा। उनमें से जो मोस्ट कॉमन होती हैं वो होती है रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस एंड रिलेशनल अलजेब्रा। और हमें जो पढ़नी है, हमें रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज पढ़नी है, जो कि हमारी कौन सी होगी, एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूड। अब यहाँ पे आपको ये डाटाबेस सिस्टम, जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि ओरेकल डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, IBM DB2, IBM इन्फॉर्मिक्स, SAP Sybase Adaptive Server Enterprise, SAP Sybase IQ, Teradata, PostgreSQL and SQLite etc. ये सभी जो हैं वो रिलेशनल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं, और इन सब के अलावा भी और बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी आपने पढ़े, उनमें से ये 3 जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, डेट इज़ माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल एंड एसक्यूएलाइट, ये तीनों जो हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी कि ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं आपके पास। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, इन पे वर्क कर सकते हो। इन तीनों के बारे में यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। MySQL is a relational DBMS that can run on virtually all platform including Linux, Unix and Windows। MySQL जो है वो हर तरह के प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, फिर चाहे Linux हो, Unix हो या फिर Windows हो। पॉपुलर फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पब्लिशिंग। जो MySQL है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस और ऑनलाइन पब्लिशिंग के लिए जो है पॉपुलर है। MySQL इज पार्ट ऑफ ओपन सोर्स एंटरप्राइज स्टैक लैम्प, जो एक ओपन सोर्स इंटरप्राइजेस का स्टैक है लैम्प, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP। MySQL जो है वो उसका पार्ट है, जो कि आपको फुल फॉर्म से क्लियर भी होगा। ये सभी क्योंकि जो है लिनक्स है, अपाचे है, MySQL है, PHP, ये सभी जो है वो ओपन सोर्स इंटरप्राइजेस हैं और MySQL भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज SQLite। SQLite जो है वो भी आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट SQLite जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड नहीं है, रादर इट इज़ एम्बेडेड इनटू द एंड प्रोग्राम। बल्कि जो SQLite है वो एंड प्रोग्राम्स के अंदर इंसर्टेड होता है। इट इज़ आर्ग्यूएबली द मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड डाटाबेस इंजन, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड डाटाबेस इंजन है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एज इट इज़ यूज्ड टुडे बाय सेवरल वाइड स्प्रेड ब्राउजर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स सच एज मोबाइल फोन्स अमंग अदर्स। आज के टाइम में ज़्यादातर ब्राउजर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मोबाइल फ़ोन्स में जो है वो SQLite ही डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट वन इज़ PostgreSQL। It is a general purpose and object relational database management system and the most advanced open source database system। आज के टाइम में जो सबसे एडवांस्ड ओपन सोर्स डाटाबेस सिस्टम है वो आपका PostgreSQL है। PostgreSQL इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स भी है। इट्स सोर्स कोड इज़ अवेलेबल अंडर Postgre लाइसेंस, अ लिबरल ओपन सोर्स लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो इसकी, और 12th क्लास में भी आपका जो सोसाइटल इम्पैक्ट वाला चैप्टर है उसके अंडर आपने लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो भी यहाँ पे ये सिर्फ आपको उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसका आपके एग्जाम से कोई जो है रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज कॉमन डाटाबेस मैनेजमेंट टूल्स फॉर मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल डिवाइसेस। अब ये जो आपने पढ़े जितने भी डाटाबेसेस वो आपके लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ वगैरह पे वर्क करते थे, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस में जो हैं वो कौन से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसे कॉमनली यूज्ड होते हैं, वो है SQL एनीवेयर, DB2 एवरीवेयर, IBM मोबाइल डाटाबेस, SQL सर्वर कॉम्पैक्ट, SQL सर्वर एक्सप्रेस, ओरेकल डाटाबेस लाइट, SQLite एंड SQL बेस।
इन सब में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है SQLite। आउट ऑफ दिस SQLite इज़ अ पब्लिक डोमेन ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन। ये ओपन सोर्स भी है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। There are some other database models, namely network data model, hierarchical and object oriented data model। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने रिलेशनल डाटा मॉडल स्टार्ट किया कि उसके अलावा भी कई सारे मॉडल्स होते हैं, बट क्योंकि वो हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है तो इसलिए हम उन्हें यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है रिलेशनल मॉडल में कौन कौन सी जो है टर्मिनोलॉजीज होती हैं। यहाँ पे रिलेशनल मॉडल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर तरह की कीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, टपल्स, एट्रीब्यूट्स, कार्डिनैलिटी, डिग्री, इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है, व्यूज़ क्या होते हैं। तो ये जो सारी टर्म्स हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऑल्दो सारा टॉपिक थ्योरेटिकल है बट उसे समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो एक बार में जो है वो ज़्यादा एक्सेस ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में ही जो है वो ट्राई करेंगे इसे कवर करने की। तो आज की क्लास में आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया हो, बट अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको जो है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके साथ अगर आप कुछ और ऐड ऑन चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।